अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर वाइज समरी देखने वाले हैं द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसकी रिक्वेस्ट बहुत बार आई है कि द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के जो चैप्टर्स है उन्हें आप कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर लें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी वीडियो का आज बुनियादी मकसद क्या होगा। आज हमारी वीडियो का जो बुनियादी मकसद होगा वो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के चैप्टर्स को डिस्कस करना, उन्हें लिंक करना जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनके साथ, और उसके अलावा हम वो पर्टिकुलर एरा डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन लिखा गया, क्योंकि किसी मखसूस एरा का या पर्टिकुलर एरा का जो लिटरेचर होता है उस पर उस एरा की लाजमी रिफ्लेक्शन होती है, यानी छाप होती है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना किए बगैर स्टार्ट करते हैं द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन को। अब सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बुनियादी तौर पर एक ऐसे है जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा। अब सब्जेक्शन ऑफ वुमेन से क्या मुराद है, यानी जो फीमेल्स हैं उनका विक्टोरियन टाइम में जो ट्रीटमेंट था वो पैसिव ट्रीटमेंट था, यानी उनको एक्टिव रोल नहीं प्ले करने दिया जाता था, उनको पैसिव रोल्स दिए जाते थे। उनका काम जो था वो सोसाइटी के अंदर सिर्फ घरों की हद तक महदूद था और अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स थे उनके ज़ेरे असर रहना था। तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा वो एक एफर्ट थी फीमेल्स को उनके राइट्स दिलाने के लिए। ये ऐसे जो था वो पब्लिश किया गया 1869 में। जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि इसके राइटर थे वो इंग्लिश फ़िलासफ़र थे, एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियंस थे और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। अब जो इनका यकीन था वो क्लासिकल लिबरलिज़म के ऊपर था। क्लासिकल लिबरलिज़म बुनियादी तौर पर एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो कि बहुत सारे आइडियाज़ पर परपेचुएट्स करती थी। उसमें एक आइडिया ये भी था कि जो सिविल राइट जो और फ्रीडम है वो तमाम जेंडर्स को मिलना चाहिए। ये फ्री मार्केट की बात करती थी, यानी ये बुनियादी तौर पर ये क्लासिकल लिबरलिज़म की आइडियोलॉजी जो थी वो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करती थी कि हर इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं वो उन्हें लाजमी हासिल होने चाहिए। तो क्योंकि ये क्लासिकल लिबरलिज़म के एडवोकेट्स थे जो हमारे राइटर थे, तो वो इसी वजह से जो विमेंस के राइट्स और उनके जो फ्रीडम था उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बात करते थे, उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। उसके अलावा वो चैम्पियन थे जेंडर इक्वालिटी के। जेंडर इक्वालिटी से मुराद ये कि जो मर्द और औरत हैं उन्हें एक ही जैसे हुकूक हासिल होने चाहिए, उन्हें एक ही जैसे फ़राइज़ उनके होने चाहिए और वो बराबरी की सतह पर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये नहीं होगा कि एक तरफ मेल डोमिनेंट है तो दूसरी तरफ फीमेल डोमिनेंट है, यानी जेंडर इक्वल होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इन हिज एसे ही टॉक्स अबाउट प्रोविजंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। अब जो एसे है उसका रैशनल क्या था? उसका रैशनल ये था कि वो चाहते थे जो विमेन हैं जिनकी जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटल इश्यूज़ में या सोसाइटी के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर वो बहुत कम है, उसे मेल्स के बराबर किया जाए ताकि जो उनकी पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ाया जा सके। उस तरीके से उनके जो कैरेक्टर का, उनके टैलेंट, उनके पोटेंशियल का फाइबर जो ज़ाया हो रहा है वो ज़ाया ना हो पाए। रैशनल वाज टू एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन। अब जो विक्टोरियन सोसाइटी थी उसके अंदर जो फीमेल्स थी इनके खिलाफ प्रेजुडिस था, एक तासुब था। तो जो मकसद था जॉन स्टुअर्ट मिल के इस ऐसे का वो विमेन के ख़िलाफ़ जो प्रेजुडिस था मेल्स का स्पेसिफिकली उसे ख़त्म करना था। अब ये जो वर्क है ये विक्टोरियन एरा में लिखा गया। अब विक्टोरियन एरा के बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस एरा इज़ फेमस फॉर मेल डोमिनेंस एंड पेट्रियार्की। अब ये जो एरा था विक्टोरियन पीरियड था, इसके अंदर मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी, पेट्रियार्कल माइंडसेट बहुत ज़्यादा था, यानी जो मेल्स थे फैमिलीज़ के वो उन्हें हेड समझा जाता था। फीमेल का जो रोल था वो पैसिव रोल था और वो मेल्स के ज़ेरे असर ही अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। उनके तमाम डिसीजंस जो थे वो मेल्स ही लेते थे और फीमेल्स को किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी, चाहे वो एजुकेशन हासिल करने की आज़ादी हो, चाहे वो मॉरल फ्रीडम हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम हो, चाहे वो फ्रीडम टू थिंक हो, उन्हें किसी किस्म का फ्रीडम हासिल नहीं था। रादर मेल्स जो थे वो उनकी अथॉरिटी को यूज़ करते थे और समटाइम एक्सप्लॉइट भी कर रहे होते थे। फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू गेन एजुकेशन। फीमेल्स को विक्टोरियन एरा में एजुकेशन हासिल करने की इजाज़त नहीं होती थी। आज भी हम अगर इससे आइडिया को लिंक अप करें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के साथ, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर या बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे फ़ीमेल्स की एजुकेशन पर हर्डल लगाई जाती है, फ़ीमेल्स की एजुकेशन को गलत समझा जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या सोच कार फरमा है, लेकिन एक साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती है कि फ़ीमेल्स को अगर हम एजुकेशन देंगे तो जो हमारे जो असर है फ़ीमेल्स से वो ख़त्म हो जाएगा और फीमेल्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और वो हमारी जो डोमिनेंस है, जो हमारी जो हेजमनी है उससे वो बाहर आ जाएंगी। Women were considered inferior to men।
अब विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी जो इवल होती थी उसके अंदर यह था कि जो वीमेंस थी उन्हें मेल से इन्फीरियर यानी कमतर समझा जाता था इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। उन्हें इंटेलेक्चुअली मेल से कमतर समझा जाता था, उन्हें इमोशनली कम समझा जाता था, उन्हें फिजिकली भी मेल से कमज़ोर और कमतर समझा जाता होता था। अब जो फीमेल्स थी उनको वोट डालने की, वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं थी इस एरा में। क्यों? उनकी पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन थी उसे रिजर्व करने का मकसद था। उन्हें वोट डालने की इजाज़त इस वजह से नहीं थी क्योंकि उन्हें समझा जाता था कि वो डिसीजन नहीं कर सकती, वो इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं। अगर उन्हें वोट डालने की इजाज़त भी होती थी तो कंट्रोल्ड वोटिंग होती थी और उनका जो राइट है उस मेल्स जो होते थे वो यूज़ करते होते थे। लेकिन 19th सेंचुरी जब आई तो ऑल द वे चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई। लोगों की जो सोच थी, जो साइकोलॉजी थी, वो तब्दील होना शुरू हो गई। 19वीं सदी में या 19th सेंचुरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया जिसे फीमेल क्वेश्चन या विमेन क्वेश्चन कहा जाता है। अब विमेन क्वेश्चन क्या था? विमेन क्वेश्चन बुनियादी तौर पर एक ऐसा सवाल था कि जिसके अंदर ये क्वेश्चन पॉप अप हुआ कि विमेंस के भी कोई ना कोई राइट्स हैं, उनके फ़राइज़ तो हम डिस्कस करते हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उनके भी कुछ राइट्स हैं क्योंकि वो भी इंसान हैं, वो भी सांस लेती हैं, तो उनके भी कुछ बेसिक राइट्स हैं और फंडामेंटल्स राइट हैं जिन्हें फुलफ़िल करना हमारी ज़िम्मेदारी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। उनके जो राइट्स हैं उनमें उनके एजुकेशनल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशो पॉलिटिकल राइट हैं, सोशो इकोनॉमिकल राइट्स हैं, यानी बहुत सारे राइट्स हैं कि जो कि सोसाइटी ने विमेंस को देने हैं जो कि नहीं दिए जा रहे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ हुई 19th सेंचुरी में कि लोगों में सोच डेवलप होगी कि हमने जो फीमेल्स हैं उन्हें कमतर नहीं समझना, उन्हें राइट्स देने हैं। उसके बाद जो फिनोमेना ऑफ अर्बनाइजेशन आया उसने चीज़ें बड़ी तब्दील कर ली। अर्बनाइजेशन क्या था कि लोगों ने गांव से निकलकर शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि लोग चाहते थे कि बेहतर से बेहतर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें हासिल करें। अब जब अर्बनाइजेशन हुई, लोगों ने गाँव से निकल कर शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई। अब जब इंडस्ट्रीज़ उन्होंने कायम की तो उन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए उन्हें वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ी। अब वर्क फोर्स सिर्फ और सिर्फ मेल से हासिल नहीं हो सकती थी क्योंकि जो मेल्स थे उनमें सबसे ज़्यादा कबात ये थी कि उनके वेज बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन फीमेल्स जो थी वही काम कम वेज में फैक्ट्रीज़ ऑनर को करने के लिए तैयार थी। तो जो फैक्ट्री ऑनर्स थे उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए फ़ीमेल्स को एम्प्लॉय किया और उन्हें यूटिलाइज़ किया। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये हुआ कि जो जेंडर रोल्स हैं वो तब्दील हो गए। अब औरतें जो थी वो घरों से निकल कर मर्दों के शाना बशाना कायम करने लगी। जो पहले उनका जेंडर रोल था कि उन्होंने घर को संभालना है, बच्चों को देखना है, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है सिर्फ घर की चारदीवारी में, वो जेंडर रोल बड़े चेंज हो गए। अब औरतें जो थी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना शुरू हो गई। जब वो कमाना शुरू हो गई तो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आई। आल्दो कि वो वेज कम उन्हें मिल रहे थे एज़ कम्पेयर टू मेल, बट ये जो फिनोमेना था ये लॉन्ग रन में एक बड़ी बेहतरीन चीज़ बनने जा रहा था। तो अब जूँ जूँ वक्त बढ़ता गया तो औरतों के जो लीगल, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स के क्वेश्चन थे वो लोगों ने आस्क करना शुरू कर दिए कि जो ख़वातीन हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लीगल प्रिविलेज क्या होनी चाहिए, लीगल राइट्स क्या हैं, इनके पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, कि आया इन्हें वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए और इंडिपेंडेंटली इन्होंने वोट डालना है। उसके अलावा उनके सोशल राइट के सोसाइटी में रहते हुए उनके क्या राइट्स हैं, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इन इश्यूज़ को सोसाइटी ने डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक किस्म का रेनेसां आ गया सोसाइटी के अंदर। अब कुछ ही वक्त गुजरा था कि इतनी ज़्यादा वास्ट किस्म की इम्प्रूवमेंट आ गई कि 1868 में जो फर्स्ट 9 वीमेंस थी उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर एडमिशन मिला। तो आप इसको कंपैरिजन करें, सोसाइटी जो पहले थी उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आई कि वहाँ पर फीमेल्स को एजुकेशन हासिल करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बाद लोगों में सोच बदली और सोच बदलने के साथ साथ 1868 में जो 9 वीमेन थी उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एजुकेशन हासिल करने की इजाज़त भी मिली और उनका एडमिशन भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप लिंकअप करें पाकिस्तानी या इंडियन सोसाइटी के साथ तो बहुत सारी ऐसी जगहें आज भी मौजूद हैं, ऐसी टेरिटरीज आज भी मौजूद हैं कि जहाँ डिस्पाइट द
सोर्सेज एंड रिसोर्सेज फीमेल्स को एजुकेशन हासिल नहीं करने दी जाती। लोगों की स्पेसिफिकली मेल्स की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो कि इनसिक्योरिटीज़ मेरे नज़दीक और आप सबके नज़दीक गलत ही होंगी, लेकिन उन्हें एजुकेशन प्रॉपर हासिल नहीं करने दी जाती। अब जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे वो एक पार्लियामेंटेरियन थे, एक पॉलिटिशियन थे। अब उन्होंने क्या किया कि जो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट था 1868 का, उसे भी पास किया। इस एक्ट का बुनियादी मकसद ये था कि जो मैरिड वुमेन होती हैं, शादीशुदा ख़ातीन होती हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनका दिफा करना और उनके राइट्स को पेपर पर लिख देना कि ये जो मैरिड वुमेन है इनके ये स्पेसिफिक राइट्स हैं, ताकि उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस से छुटकारा हासिल हो सके। अब चैप्टर वाइज समरी को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चैप्टर 1 देख लेते हैं कि चैप्टर 1 में क्या है। इसी तरीके से हायरारिकली हम चलेंगे, तमाम चैप्टर्स को देखेंगे, क्योंकि हमने जो पीछे विक्टोरियन एरा को डिस्कस किया है उसी की रिफ्लेक्शन आपको इस चैप्टर के अंदर या इसके अगले चैप्टर्स के अंदर नज़र आएगी। तो हमने उस विक्टोरियन एरा को भी बैक ऑफ द माइंड रखना है, उसके आइडियाज़ को भी माइंड में रखना है, उनको लिंक करते हुए जाना है चैप्टर 1, 2, 3, 4, और इन तमाम पॉइंट्स को लिंक करना है अपनी अपनी सोसाइटीज़ के साथ, ठीक है। अब जो इस चैप्टर है इसके अंदर मिल ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की डॉक्ट्राइन को परपेचुएट किया, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की मेल्स के साथ फीमेल्स की, यानी फीमेल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल होनी चाहिए। जो फीमेल क्वेश्चन अराइज हुआ वो यहाँ पर भी जॉन स्टुअर्ट मिल ने दोबारा अराइज किया कि जो फीमेल्स हैं उनके भी बेसिक राइट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फीमेल सब्जेक्शन की बात की गई कि किस तरीके से फीमेल्स को दबाया जाता है, उनका जो फाइबर है, उनका जो टैलेंट है, उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उसको कैसे सब्जुगेट किया जाता है। और उसके अलावा जो मॉडर्न एरा में चेंजिंग आई उसके बारे में बात की गई। तो हमारी सोसाइटी में भी देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बहुत ज़्यादा दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर आज भी फीमेल्स को एक्सेस नहीं है एजुकेशन की। उनके अंदर जो क्रिएटिव विल होती है उसको दबाने के लिए जो मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ हैं वो अपना पूरा रोल प्ले करती हैं कि उन्हें उनका जो फाइबर है, उनका जो पोटेंशियल है, उसे उसी टाइम ही दबा दिया जाए। He discusses the evils of male dominance. He considers women as slave. अभी जो मेल डोमिनेंस के ईवल्स थे उन्होंने इसको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया। मेल डोमिनेंस के क्या ईवल थे? मेल डोमिनेंस के बहुत सारी ईवल्स हैं। मेल डोमिनेंस की वजह से जो कॉन्फिडेंस होता है ऑपोजिट जेंडर का वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड होता है। उसके अलावा जो ऑपोजिट जेंडर है वो कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा जो मेल काउंटर पार्ट होता है या मेल मेंबर ऑफ फैमिली होता है या उसका हस्बैंड होता है, वो भाई भी हो सकता है, वो वालिद भी हो सकता है, उसकी तरफ अपनी ज़िंदगी के डिसीजन के लिए देखेगी। उसके अंदर डिसीजन पावर डेवलप नहीं हो सकती। तो इस तरीके से वो एक स्लेव के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारेगी जो कि मेल मेंबर ऑफ फैमिली की स्लेवरी के अंदर है। He also challenged the view of justifying the subjection of women. अब जो विक्टोरियन एरा था और विक्टोरियन सोसाइटी थी इसके अंदर ना सिर्फ विमेंस को सब्जुगेट किया जाता था बल्कि उसे जस्टिफाई भी किया जाता था कि विमेंस का काम ही है कि वो वायलेंस को फेस करें, विमेन का काम है कि वो घर संभालें, इसके अलावा विमेन का कोई और काम नहीं है। तो ये जो व्यू था इसको जस्टिफाई लोग करते थे, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो क्योंकि एक रिफॉर्म करने वाली शख्सियत के तौर पर उभरे तो उन्होंने इस व्यू को नलिफाई करने की कोशिश की और उसके अगेंस्ट अपने व्यू पॉइंट्स दिए। अब चैप्टर 2 को हम देखते हैं। चैप्टर 2 के अंदर मिल्स ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इशू को डिस्कस किया, जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम यानी डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद औरतों को फेस करना पड़ता है एट द हैंड ऑफ देयर हस्बैंड, उसको डिस्कस किया कि किस तरीके से जो घरेलू तशद्दुद है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वो औरतों का जो करैक्टर है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गलत किस्म के असरात डाल रही है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मैरिटल लॉज थे, जो शादी के कवानीन थे, स्टुअर्ट मिल ने उन्हें भी डिस्कस किया। उनका बुनियादी मकसद ये था डिस्कस करने का क्योंकि वो समझते थे कि जो मैरिज लॉज हैं वो पैट्रियार्कल माइंडसेट को ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। उसकी वजह ये थी कि जो मैरिटल लॉज थे उसके अंदर जो चिल्ड्रन होते थे, बच्चे होते थे, उन्हें मेल्स की प्रॉपर्टी समझा जाता था और उन्हें मेल्स के नाम के साथ लिंक अप किया जाता था। जो फीमेल्स थी उन्हें जस्ट उनका जो रोल था वो बच्चे पैदा करने के हद तक महदूद था, बाकी बच्चों को जो ऑनरशिप थी वो उनका वालिद जब फादर ही देता होता था। तो ये पैट्रियार्कल माइंडसेट था जिसे चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया स्टुअर्ट मिल ने, और इस पैट्रियार्कल माइंडसेट के ख़िलाफ़ उसने अलग से एक मैरिज एक्ट पास करवाया कि ताकि ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है इसे ख़त्म करवाया जा सके।
उन्होंने यहाँ पे भी स्लेव एनालॉजी को इस्तेमाल किया। अब चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैप्टर है। ही गिव्स हिज रिकमेंडेशन फॉर एन इक्विटेबल मैरिज बाय गिविंग बिजनेस पार्टनर एनालॉजी। अब ये क्या बात है, अब जॉन स्टुअर्ट मिल क्या चाहते थे कि जो शादी है या मैरिज है या इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो बैलेंस होना चाहिए। मेल और फीमेल्स का जो रिलेशन है वो बैलेंस होना चाहिए, इसके अंदर किसी की भी डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। अब उसको उन्होंने डिस्कस करने के लिए बिजनेस पार्टनर एनालॉजी को इस्तेमाल किया, यानी जिस तरीके से जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं वो म्यूचुअली लॉस को भी गेन करते हैं और वो प्रॉफिट से भी फ़ायदा उठाते हैं, तो उस तरीके से जो मैरिज है उसे भी इक्वल होना चाहिए और इक्वलिटी पे मैरिज को बेस करना चाहिए। यानी जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है वो इक्वलिटी पे बेस करना चाहिए, वो रिस्पेक्ट पे बेस करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की डिग्निटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। He argues that it should be prerogative for a woman to decide her fate। अब उसने कहा कि जो मैरिड women है उसका ये बुनियादी हक होना चाहिए कि उसकी जो अपनी फेट है उसे डिसाइड कर सके, यानी जो उसके एम्स हैं, जो उसके मकसद है, जो उसकी सोच है ज़िंदगी के अंदर, वो उसको अपने साथ आगे लेके चल सके और उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी फेट को खुद ब खुद मोल्ड कर सके। और वो चाहे बेहतर एजुकेशन हासिल करे, वो चाहे इकोनॉमिकली स्टेबल होने की कोशिश करे, वो चाहे सोशली स्टेबल होने की कोशिश करे, तो जो मेल उसका काउंटर पार्ट होगा या हस्बैंड होगा उसे ये हक नहीं पहुँचता कि उसके जो बेसिक राइट्स हैं उससे उसे महरूम कर सके। अब मिल है जो उसने कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी को डिनाइड किया। ये आइडिया आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है। कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी क्या है, डोमेस्टिसिटी क्या है? डोमेस्टिसिटी बुनियादी तौर पर जो ख़वातीन हैं या विमेन हैं उनका आइडियलाइज्ड इमेज है और उनके आइडियलाइज्ड इमेज के साथ जो आइडियलाइज्ड किस्म की हैबिट्स एसोसिएट्स हैं उनको कहा जाता है कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी। यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विमेन को पायस होना चाहिए, बहुत नेक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए और डोमेस्टिक जो काम है उन्हें परफॉर्म उसे करना चाहिए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उनको नलिफाई किया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। अब इस चैप्टर के अंदर मिल जो हैं वो रोशनी डालते हैं जो विमेन का रोल है मैरिज के अलावा, यानी शादी के अलावा भी की ज़िंदगी है विमेन की। हमारी अगर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, इंडो पाक सोसाइटी में देखें तो शादी के बाद जो विमेन का बुनियादी रोल रह जाता है वो यही रोल रह जाता है कि डे टू डे टास्क में हस्बैंड की मदद करना और बच्चों की परवरिश करना और उनको देखना भालना। अब जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि जो विमेन हैं उन्हें वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर विमेन पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, उनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होगा, तो उनका जो मेन फ्रीडम है वो कर्टेल हो जाएगा। क्योंकि मैन जो है या विमेन है वो एक सोशल एनिमल है, वो एक पॉलिटिकल एनिमल भी है, तो उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, जो पॉलिटिकल विल है उसे कर्टेल नहीं करना चाहिए। तो जो विमेन हैं उन्हें अपने एम्स और करियर्स को परस्यू करने की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और इजाज़त होनी चाहिए। जो उनके मेल्स काउंटर पार्ट्स हैं उन्हें इस पर कोई किसी किस्म की कदगन नहीं लगानी चाहिए। वो जो कॉमन आर्ग्यूमेंट था विक्टोरियन सोसाइटी का कि जिसके अंदर जो विमेन की पार्टिसिपेशन थी उसे एक्सक्लूड किया जाता था और उसे समझा जाता था कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके ख़िलाफ़ अपना व्यू पॉइंट दिया। अब क्या होता था, विमेन के ख़िलाफ़ जो ओपिनियन थे वो क्या थे कि विमेन के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए जाते थे कि जो विमेन जो होती हैं उसके अंदर जो सेंसिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल सेंसिबिलिटी हो या इमोशनल सेंसिबिलिटी हो, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। यानी विमेन इमोशनली जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। मेल्स जज्बाती तौर पर कहा गया कि स्टेबल्स होते हैं और इंटेलेक्चुअली जो विमेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर होती हैं मेल से। अब जो चैप्टर 4 है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो लीगल और सोशल रिफॉर्म्स हैं या लेजिस्लेशंस है वो इम्पॉर्टेंट है विमेंस के लिए। यानी सोसाइटी के जो रिफॉर्म्स हैं उन्हें भी करने की ज़रूरत है और लीगली भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। लीगल और सोशल रिफॉर्म्स होंगे तो जो फीमेल्स हैं उनके बुनियादी जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। विदाउट दैम जो आइडिया है विमेंस के जो राइट्स उनको सेव करने का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इंक्लूड गिविंग विमेन लिबर्टी इन परस्यूइंग देयर एम। ठीक है, इसके अंदर ये था कि जो विमेंस थी उनके जो एम्स थे
उन्हें फ्रीडम दिया गया कि उनको वो परस्यू कर सकें, वो जो चाहें अपनी ज़िंदगी में करना चाहें, जिस तरीके से चाहे आगे बढ़ना चाहें वो बढ़ सकती हैं। He argues that this will benefit men as it encourages a healthy competition. अब ये था कि अगर विमेन अपने एम्स और करियर को परस्यू करेंगे तो एक एटमॉस्फेयर हेल्दी कंपटीशन का आ जाएगा। यानी हेल्दी कंपटीशन का किस तरीके से इन्वायरमेंट आ जाएगा कि जो मेल्स हैं उन्हें एक अपोजिट जेंडर मिलेगा कि जिसके साथ वो compete कर सकते हैं और थ्रू पोटेंशियल, थ्रू टैलेंट वो और थ्रू क्रिएटिविटी वो उनसे आगे निकल सकते हैं। अब होता कुछ इस तरीके से था कि जो विक्टोरियन एरा है उसके अंदर को फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर समझा जाता होता था, तो उसकी वजह से जो आउटलुक थी फीमेल्स की वो सोसाइटी के अंदर बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो जो यंग बॉयज़ थे उनके अंदर जो जज्बात थे वो बेहतर हो सकते थे सिर्फ इसी वजह से कि आप जो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन है उसे सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब आप फीमेल्स की पार्टिसिपेशन को सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उसके साथ ही जो यंग बॉयज़ हैं सोसाइटी के वो सीखेंगे, उनकी तरबियत होगी कि जो फीमेल्स हैं वो सोसाइटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और उनके ख़िलाफ़ उनकी प्रेजुडिस है वो कम से कम हो जाएगा। अब उन्होंने ये कहा कि जो जेंडर इक्वालिटी होगी, जेंडर इक्वालिटी आने का एक बेनिफिट ये भी होगा कि जो मेल्स का प्रेजुडिस है अगेंस्ट फीमेल वो कम से कम हो जाएगा, बल्कि वो मिनिमाइज ही हो जाएगा। अब उन्होंने अपना जो एसे है वो कंक्लूड इन वर्ड से किया, द ह्यूमैनिटी विल नॉट अचीव इट्स पोटेंशियल इफ़ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पार्टिसिपेशन। ठीक है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कौन सी है, यानी फीमेल्स को कहा गया हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के जो ह्यूमैनिटी है यानी ज़िंदगी है या ये दुनिया है वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक चीज़ें गेन नहीं कर सकती अगर फीमेल्स को एक्सक्लूड किया जाए पार्टिसिपेशन से। तो यहाँ पर वीडियो का अख्ताम होता है। तो आज की वीडियो में जो हमने किया उसको दोबारा समराइज़ कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने जो जॉन स्टुअर्ट मिल का एसे था द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन उसको डिटेल्ड वे में स्टडी करने की कोशिश की, उसे रिलेट किया अपनी सोसाइटी के साथ, विक्टोरियन पीरियड को डिस्कस किया। अगर हम इंडो पाकिस्तान या कोई भी सब कॉन्टिनेंट का मुल्क है उसके सोसाइटी के अंदर देखें तो आज भी किसी न किसी सूरत में वुमेन को सब्जुगेट किया जाता है और वुमेन सब्जेक्शन को एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना समझा जाता है सोसाइटी का। जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती हैं उसकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हम लोगों ने फजूल किस्म की, फरसूदा किस्म के जो कस्टम्स हैं और रवायात पाल रखी हैं जिसकी बुनियाद पर हम विमेन की पार्टिसिपेशन को मिनिमाइज़ करते करते बिल्कुल हमने कई सोसाइटीज़ और कई इलाके ऐसे हैं बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो जो रिफ्लेक्शन होती है विमेन की टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी वो ख़त्म जब हो जाए किसी सोसाइटी के अंदर तो फिर मामलात और ख़राब होते जाते हैं। तो जब सब्जेक्शन ऑफ विमेन को जब आप लोकली अपनी सोसाइटी के साथ लिंक करके पढ़ेंगे ना तो ये ऐसे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि इस ऐसे का तकरीबन 90 to 95% मटीरियल ऐसा और मैटर ऐसा है कि जिसको आप अपनी सोसाइटी के साथ प्रॉपरली लिंक कर सकते हैं, आपको अपनी सोसाइटी में वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपने अगर इस ऐसे को डिस्कस करना है तो अपनी सोसाइटी का नॉलेज करें। अपनी सोसाइटी का नॉलेज आपके पास होगा तो आप उसको पेपर में अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे। जब आप क्रिटिकली इस ऐसे को एवेलुएट करना सीख जाएंगे, इसके चैप्टर को क्रिटिकली एवेलुएट करेंगे, इसमें से नई चीज़ें पॉइंट्स निकालेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, उनको कंट्रास्ट करेंगे अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के साथ या अपनी ओल्ड या एंशिएंट सोसाइटी के साथ, तो फिर ही जाकर आप मैक्सिमम क्रेडिट्स जो हैं स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और वीडियो को देखा। मेरी आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को थम्स अप दें, और किसी नए टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो काइंडली उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।